जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं पीएसएक्स एंड पीके डिस्कोर्स। आज 10 सितंबर 2025 रीजनल कन्फ्लिक्ट और मार्केट 1,57,000 पर क्लोज हुई। रीजनल कन्फ्लिक्ट का आज हमारी मार्केट के ऊपर क्या असर रहा, और ये वो रीजनल कन्फ्लिक्ट है जो कल 9 सितंबर 2025 को मार्केट के क्लोजिंग आवर के बाद इसराइल ने दोहा में जो हमास के लीडर हैं खलील अल हैया और दूसरे उसके साथियों को निशाना बनाने का दावा किया। कतर की फ़िज़ाई हदूद का उसने खिलाफ वर्जी की, उसको पामाल किया, और उसके साथ साथ अरबों को एक टफ़ टाइम कल उनके लिए था, क्योंकि कतर वही कतर जिसने डोनाल्ड ट्रंप को एक गोल्डन अमेरिकन प्लेन, बल्कि एक प्लेन उन्होंने जो जिसकी अंदरूनी जो कोशिश है वो गोल्ड की हुई थी, तो उसे गोल्डन प्लेन कहना बेजा नहीं होगा। वो कतर को उसने दिया था तोहफ़त, कतर ने अमेरिका को दिया था तोहफ़तन, और इसमें नुमाया तौर पर खुशामद की एक झलक थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि यहूदो नसारा का जो आपस के अंदर गठजोड़ है वो हर एक चीज़ से बालातर है। मुसलमान उनकी चाहे कितनी ही खुशामद कर लें और उनके सामने कितने ही बिचते चले जाएं, वो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए, जो कि ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में अरब नेशंस के ख़िलाफ़ हैं, उनकी तकमील के लिए वो किसी भी दोस्ती को और किसी भी तोहफ़े को खातिर ख़्वाह नहीं लाएंगे, और वो खातिर में नहीं लाएंगे। ये चीज़ अरबों को अभी तक समझ नहीं आई, और उम्मीद है कि कल का जो इसराइल ने हमला किया है और जिस तरह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें एतमाद में लिया गया था, उनके कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये हमला किया गया, तो उम्मीद है कि अब उनको जो एरोप्लेन एक तोहफे में देने के बाद और अमेरिका से सिक्योरिटी और तमाम तर दिफाई जो डिफेंस सिस्टम है वो उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उनकी अकल अब ठिकाने आ गई होगी। और पाकिस्तान के साथ जो गुफ्तगू हुई है, जो कतर के बादशाह हैं, जो अमीर हैं उनकी, और उन्होंने ये एक इशारा दिया है कि जब कोई तेज़ हवा चले तो एक मज़बूत दीवार के पीछे छुपना होता है। इज़ा अशद्दतुर्रीह, ये उसका जुमला था कि जब तेज़ हवा चल पड़े तो फिर एक मज़बूत दीवार के पीछे छुपना ज़रूरी हो जाता है। तो वो मज़बूत दीवार जो है कल वो पाकिस्तान को ख्याल कर रहे थे। नो डाउट पाकिस्तान एक जिस तरह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बुनियानुल मरसूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि एक सीसा पिलाई दीवार है, और आलम इस्लाम के अंदर कुफ्र के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार है। आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर जो फ़ोर्स है वो पाकिस्तान की है, और इस चीज़ को अब सारी दुनिया तस्लीम करती है। तो कतर के हवाले से जो कल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एक क्याउस था, एक मुबहम सा एक ख़्याल था कि शायद मार्केट इसके ख़िलाफ़ जो है वो इस रीजनल कन्फ्लिक्ट के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव रिएक्शन देगी, और मार्केट में कल सेलिंग, यानी आज के दिन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये एक आम ख्याल पाया जा रहा था, लेकिन आज उसके बरक्स हुआ। मैंने कल जो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसमें ये चीज़ें शेयर की थी और बताया था कि जो ये रीजनल कन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें अरब इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो सारे मिलकर भी इसराइल के साथ कोई किसी किस्म के मिलिट्री कम्बैट कर सकें। ऐसी पोजीशन के अंदर वो नहीं है। उनके पास खलीफा जो अब्बासी खलीफा था मोतसिम बिल्ला, हलाकू ख़ान के दौर का, उसकी तरह मोतसिम की तरह उनके पास दौलत तो बहुत है, लेकिन वो अपनी अयाशियों के लिए और शाखर्चियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं के लिए है। जदीद हथियारों से अपने आप को लैस करना, और जदीद हथियारों के साथ साथ जदीद जो हर्बी टेक्नोलॉजी है या जंगी टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को उस तरह से इक्विप करना जिस तरह से उनके पड़ोसी मुल्क ईरान ने किया, ख़ुसूसन मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के अंदर।
और जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और ना ही उनके पास लड़ने का वो हौसला है जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह से, और या हमारे बाद जो ईरान के पास है। तो ये एक बड़ा वाज़े जो है वो नुक्ता नज़र है कि अरब रिटेलिएट नहीं कर सकते, और इतनी धन दौलत होने के बावजूद उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी गई, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त को इस दौलत के बलबूते पर नहीं बचा सके। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आज अरब फिर उसी दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जिस दोराहे पर मुतसिम बिल्लाह खड़ा था, और हलाकू खान ने जब उसकी लाश को घोड़ों के टापों तले रौंदने से कबल ये कहा था कि मुतसिम, अगर ये सोना तुम अपनी फ़ौजों को देते और मेरे ख़िलाफ़ जदीद हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करते तो आज बगदाद और तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे हाथ से ना जा रही होती। तो ये एक तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, और अरब उसी फिर दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ ये मुतसिम के दौर में खड़े थे। एक वक्त था कि उम्मत मुसलमान को जो लीड करने वाले थे वो यही अरब थे जिन्होंने स्पेन से लेकर मुल्तान तक के इलाकों को फ़तह किया था, और पूरी दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया पर ये एक बतौर सुपर पावर थे, बतौर मुस्लिम उम्मा। लेकिन अफसोस कि वो जो दबदबा था, वो जो हौसला था, वो जो जोश व खरोश था, और वो जो एक ईमानी कुव्वत थी, जिहाद से जो मोहब्बत थी, वो दिल के अंदर नहीं है। उसकी जगह अयाशियों ने ले ली और शाखर्चियों ने और तसाहल पसंदी ने ले ली। तो यही कौमों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब बनती है। इकबाल ने कहा था कि तू रह न वर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, कि तू जो जद्दोजहद का मुसाफिर है, तुम मंजिल पर ठहर गया तो फिर तुम्हारी सारी सलाहियतें ज़ाय हो जाएंगी। तो ये सारा अलमिया इसलिए हमने इसको बयान किया क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि कतर पर हमला किया गया और उसकी सालमियत को ख़तरे में डाला गया, लेकिन मुसलमान आगे से बेबस हैं। जिस तरह फ़लस्तीनी बेबस हैं, उनसे ज़्यादा ये बेबस कल नज़र आए। तो मार्केट ने इसका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। ये कल भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि बैलेंस ऑफ पावर इसराइल का ख़राब कर सकें। वो ईरान था जिसने ख़ित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता में बैलेंस ऑफ पावर को तब्दील किया था और इसराइल को नाको चने चबवाए थे। यहाँ पर चूँकि रीजनल कन्फ्लिक्ट मज़ीद आगे नहीं बढ़ा, तो इस वजह से हमारी मार्केट ने कोई खातिर खा रिएक्शन नहीं दिया। एक प्रॉफिट टेकिंग आई, और वो एक हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग थी जिसको बाद में ऑयल एंड गैस सेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और 1,57,000 और 20 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। 476 पौने 500 के करीब पॉइंट्स में इजाफा रहा। इंट्राडे लो देखें तो 1,56,000 और 80 पॉइंट्स का है, 484 पॉइंट माइनस हुई, और हाई 1,57,489 का 915 पॉइंट हाई हुई है। अपने मिड में इसने क्लोजिंग दी है, अपर साइड के ऊपर और लोअर साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर एक विक छोड़ी है जो कि ये डिसाइड करती है कि ना बायर्स डोमिनेंट रहे और ना सेलर डोमिनेंट रहे। ट्रेडिंग वैल्यू 36 अरब रुपया और वॉल्यूम 437 मिलियन का लगा है। पीपीएल, ईफड, बैंक अल हबीब हब, पीएसओ, टीआरजी और एंटरलोप और पाकिस्तान टोबैको ने मेन पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। उसके बरक्स एंग्रो एच, यूबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, एफएफसी, एचबीएल, हबीब बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, कैल और एमसीबी बैंक ने पॉइंट्स की ड्रॉप में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर रहे। एडवांसर्स में 225 कंपनियां, डिक्लाइनर्स में 227 और अनचेंज 33 रहीं। इसराइल ने जो बयान दिया था वो ये था कि हमने हमास के जो लीडर हैं, वो जो यहाँ पर अमन मुआहदे के लिए आए हैं, उस हवाले से हमने अटैक किया है और ये फर्दर एस्केलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से अभी कोई इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स हमें होती नज़र नहीं आती। तो समझें कि ये एक न्यूट्रल मार्केट के लिए, आइंदा के लिए भी एक न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा और मज़ीद इसकी कोई एस्केलेशन की सूरत हाल नहीं पैदा होगी। तो यहाँ तक तो ये रीजनल कन्फ्लिक्ट की बात हो गई। आगे जो मसाइल पैदा होंगे तो वो हम देख सकते हैं कि अब इसराइल एक टेस्टर लगा चुका है अरबों को, और अब अगर वो अपने डिफेंस की तरफ, उसको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ना गए तो इनके साथ बहुत बुरे हालात भी पेश आ सकते हैं। ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है
उसके पूरा होने तक जो है इसराइल नहीं रुकेगा। जो नज़र आ रहा है ज़मीनी फ़ौजें भी यहाँ पर गज़ा में उसने उतार दी हैं। तो बहरहाल रीजनल कन्फ्लिक्ट ये जो गज़ा की हद तक या अरब की हद तक ये हमारी मार्केट के ऊपर कोई अभी के लिए कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा कि जो है वो हमें मार्केट में एक बड़े सेलिंग प्रेशर या करेक्शन की तरफ लेकर जाए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 बिलियन के ट्रेड टारगेट्स रखे गए हैं कि ये हमने अचीव करने हैं। उसके साथ OGDC ने ऐलान किया है कि वो $715 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा रैकोटिक में। PPL ने एक रेजोल्यूशन पास की, मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड पर आई, सारा दिन आज अच्छा परफॉर्म किया शेयर ने। और ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि स्टेक जो है वो माइनिंग के अंदर, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है वो माइनिंग के अंदर स्टेक को बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद सरले की जो मेडिसन है जो कि डेनोसुमाब बायोसिमिलर है, इसने रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल हासिल कर ली है। आज शेयर में प्राइस में इजाफा देखा गया। सिमेट्री ग्रुप ने कुछ नए 12 करोड़ के मुआहदे सिक्योर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नए काम मिले हैं उनको, एक अच्छी बात है। शेयर ने ऑलरेडी जो है वो कल परसों से चलना स्टार्ट किया और अभी मज़ीद आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट्स की तरफ। हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आज की न्यूज़ थी। और आपके शेयर्स हैं कुछ। जावेदान कॉरपोरेशन ₹83.58 की क्लोजिंग है, 90-96 रुपये से स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। तो आप इसको तकरीबन 75 रुपये के आसपास इसकी पहली सपोर्ट है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। ₹5 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, तो जिसने डिविडेंड लेना है वो वहाँ पर इसको अकेमुलेट कर सकता है। टारगेट इसका 90 और 96 रुपये हो सकता है। CRTM अगला शेयर ₹21.60 की क्लोजिंग। स्पोर्ट इसकी पहली ₹19.50 और दूसरी स्पोर्ट ₹17 है। अगर 19 रुपये 50 पैसे की तोड़ता है तो फिर ₹17 की स्पोर्ट है, वहाँ पर आप इसका वेट करें। तो यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। NRSL ये स्पोर्ट जो है इसकी ₹31 है, ₹35 के आसपास की क्लोजिंग। तकरीबन अगर 33 तक रिट्रेस करता है तो पहली बाइंग वहाँ पर करनी चाहिए। टारगेट 40 और 45। सिमेट्री का टारगेट क्या हो सकता है? सिमेट्री का टारगेट जो है वो ₹20 और ₹22 हो सकता है। इनकेस इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो फिर इससे अगले टारगेट भी निकल सकते हैं। स्पेल ये लेकिन ये जिग जैग करके जाएगा, थोड़ा बहुत तंग करके आपको यहाँ पर जाएगा। स्पेल के जो है वो बाइंग तकरीबन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बन रही है। एक शॉर्ट टर्म बुलिश डाइवर्जेंस इसके अंदर मौजूद है। अगर ये ₹70 को नहीं तोड़ता तो फिर ये ऊपर ट्रेड करेगा, यानी 76 का टारगेट आप ले सकते हैं इसमें। 74 इसका ऑल टाइम हाई है अभी के लिए। उसके बाद इसकी सपोर्ट को देखें, स्टॉप लॉस देखें तो ₹66 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ₹68 की पहली सपोर्ट है इसकी। AGL जो है एग्रीटेक लिमिटेड, ये अभी करंट मार्केट प्राइस इसकी जो है वो ₹72.19 है। स्टॉप लॉस इसका ₹66 रखकर ₹70 के आसपास इसकी बाइंग बनती है। ₹80 और ₹84 के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। नेट सोल ₹146 की क्लोजिंग है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कुछ चलना शुरू हुआ है, चलेगा जैसे आज TRG चल गया, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। तो 143-144 के आसपास इसकी बाइंग करें। पहला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है 148 है, छोटी रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसकी अगली रेजिस्टेंस ₹160 की है, तो 160 पर सेल करें अगर रेजिस्टेंस ले रहा हो तो। उसके बाद पहला टारगेट 170 और दूसरा अगर इसको क्रॉस करता है तो 200 हो सकता है। TRG अगला शेयर है। TRG पाकिस्तान जो है ₹62 के ऊपर आज 63 प्लस हुआ और आलमोस्ट कैप होने को बड़ा बेताब रहा, लेकिन कैप नहीं हो सका। तो TRG अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर 60 से अबव आप बाय कर सकते हैं। 66 पहला टारगेट और दूसरा इसका 70 है। 70 सस्टेन करेगा तो फिर आगे के टारगेट्स निकलेंगे। ₹60 का स्टॉप लॉस। निशात मिल्स आज ₹160 के ऊपर है, फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। 170 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो ₹10 का गेन है। नीचे स्टॉप लॉस देखें तो ₹140 इसकी पहली सपोर्ट है। लिहाजा रिस्क टू रिवार्ड रेशो अंडर कंट्रोल नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड कम है। इत्तेफाक को देखें तो ₹10.21 अगला आपका शेयर ₹10.21 की क्लोजिंग है और स्टॉप लॉस इसका ₹9.15 होना चाहिए अगर स्टील सेक्टर चलेगा सीमेंट सेक्टर के साथ साथ, और ₹12 का इसका पहला टारगेट है। इसके बाद फिर आगे टारगेट्स इसके रिवाइज कर लेंगे।
आज के लिए इतना ही। कल इनके इंशाल्लाह ट्रेडिंग सेशन के बाद मिलते हैं। मार्केट अभी इसी तरह से 1,57,000 1,55,000 के आसपास इस तरह से घूमे फिरेगी और पॉइंट्स की जो अपसाइड ज़्यादा से ज़्यादा जो गुंजाइश है वो 2 से 3,000 पॉइंट की गुंजाइश है, यानी 1,60 तक गुंजाइश इसके अंदर है। फिर ये इसकी जो है वो आगे आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी, और आगे आने वाली जो बैंकिंग की सेक्टर की जो रिवाइवल है, यानी उनका एक पाज के बाद, एक वक्फे के बाद चलना जो है वो तय करेगा कि फिर इंडेक्स की जो मोमेंटम है आगे कहाँ तक बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर कोई जो प्रॉफिट टेकिंग है वो तो हल्की फुल्की आएगी, लेकिन करेक्शन का के बारे में स्टांस वही है जो हमारा पहले था कि इंट्राडे करेक्शन आती रहेगी और मार्केट अभी तक इसी तरह मोमेंटम में है। जैसे ही 1,53,000 से नीचे जाएगी तो फिर इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।